भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीए सेकंड ईयर पेपर 1 एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लास है। इसके अंदर हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी, जिसके अंदर आज हम हमारा बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। बैकवर्ड चाइल्ड का हमने मीनिंग और उसकी विशेषताएं, इसके अलावा बैकवर्ड चिल्ड्रन होने के क्या कारण हो सकते हैं, उनका अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि पिछड़ेपन से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के लिए क्या उपाय हैं, और आज हम बात करेंगे कि पिछड़े बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिछड़े या मंदता निवारण के उपाय और पिछड़े बालकों की शिक्षा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिछड़ेपन या मंदता निवारण के क्या उपाय हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि कोई भी बालक यदि सामान्य बालकों के मुकाबले या शैक्षिक उपलब्धि में वो सामान्य बालकों से पिछड़ जाता है, या सामान्य बालकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य अगर वो नहीं कर पाता है तो वो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाता है। और इसका बिल्कुल भी ये कारण नहीं होता कि कोई एक चीज़ है, मतलब पिछड़ेपन के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था कि बहुत से चीज़ें, चाहे वो शारीरिक हो, कारक हो, या मानसिक कारक हो, या संवेगात्मक कारक हो, या वातावरण से संबंधित कारक हो, बहुत से कारक हैं जो उसे शैक्षिक रूप से पिछड़ा बना देते हैं। और इन्हीं कारणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इनका कैसे निवारण करके बालक को पिछड़ेपन से बचाया जा सकता है। कुप्पुस्वामी ने लिखा है, शिक्षकों, अभिभावकों, समाज सेवकों, विद्यालय चिकित्सकों, इन सबको सम्मिलित रूप से कार्य करना चाहिए ताकि ठीक कारणों की खोज की जा सके और प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त उपचारों का प्रयोग किया जा सके। मतलब अध्यापक, अभिभावक, समाज सेवक, विद्यालय के चिकित्सक, ये सारे मिलकर अगर सही ढंग से काम करें तो हम ऐसे कारणों की खोज कर सकते हैं जिनसे पिछड़ापन पैदा हो रहा है, और हम उनका उपचार करके पिछड़ेपन से बालकों को बचा सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कुछ उपाय या उपचार बताए हैं जिनका उपयोग करके हम किसी भी बालक को पिछड़ेपन से रोक सकते हैं या उसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला है बालकों के शारीरिक दोषों और रोगों का उपचार करना। अगर कोई बालक शारीरिक, उसके अंदर कोई कमी आ गई है, या कोई समझ लीजिए उसे देखने में परेशानी है, सुनने में परेशानी है, तो ऐसे दोषों का निवारण किया जा सकता है। बोलने में समस्या है तो स्पीच थेरेपी वगैरह कराई जा सकती है। इसके अलावा अगर उसे कोई बीमारी है तो चिकित्सक के परामर्श लेकर उसके रोगों का निवारण या उपचार किया जा सकता है। अगर हम इन समस्याओं को समाधान कर दें तो वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा कुछ बालकों के अंदर शारीरिक दुर्बलता होती है, और शारीरिक दुर्बलता का कारण होता है कि उसे संतुलित भोजन नहीं मिल रहा, वो शारीरिक व्यायाम की उसके पास व्यवस्था नहीं है। अगर हम उसे संतुलित भोजन प्रदान करें, एक्सरसाइज की व्यवस्था करें, तो वो शारीरिक रूप से सबल हो जाएगा और पिछड़ापन उसका दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो बालक निर्धन परिवारों से आते हैं तो उन्हें घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करना पड़ता है। उनकी जो शिक्षा होती है परिवार के ऊपर बोझ हो जाती है, और इसकी वजह से उन्हें शिक्षा बीच में छोड़नी भी पड़ जाती है, और घर के कामों में वो लगे रहते हैं, और शिक्षा में वो लगातार पिछड़ते चले जाते हैं। राज्य को चाहिए कि ऐसे बालकों की शिक्षा निःशुल्क हो, और इनके लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाएं। इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वह अपनी शिक्षा सही ढंग से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु तक बालकों द्वारा धनोपार्जन के लिए कार्य करने का वैधानिक प्रतिबंध। मतलब जब तक बालक शिक्षा ग्रहण करता, उसकी जो उच्चतम आयु है, तब तक ऐसा
वैधानिक नियम बना देना चाहिए कि उस बालक को धनोपार्जन के कार्य में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बालकों को बहुत कम उम्र में पैसा कमाने के लिए लगा देते हैं। जब बच्चा पैसे कमाने में लगा रहेगा तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। वो काम करने में इतना ज़्यादा थक जाता है कि शिक्षा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता और वो पिछड़ता चला जाता है। इसके अलावा ज़रूरत है कि हम परिवार के वातावरण को सुधारें, क्योंकि परिवार का जो वातावरण होता है वो बालक की विकास में और उसकी अवनति में दोनों में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर परिवार का वातावरण अच्छा है तो बालक जो है विकास की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। और अगर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ा परिवार है, ये और कोई समस्या है, तो उसकी वजह से उसका जो प्रभाव है उसकी पढ़ाई पे भी पड़ता है। बालकों के अभिभावकों को साक्षर बनाने के लिए अविराम क्रियाशीलता चाहिए। बालकों को तो हम शिक्षित कर रहे हैं, ज़रूरी है कि बालकों के अभिभावकों को भी हम साक्षर बनाएं। जब हम उन्हें साक्षर बनाएंगे तो उन्हें शिक्षा का महत्व पता चलेगा, वो अपने जो नई पीढ़ी है उसे भी शिक्षित करने के प्रयास करेंगे। इसके अलावा बालकों की माता पिता की जो अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए, फिल्म प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की जो गंदी आदतें होती हैं उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और उसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, स्कूल से भागने लग जाते हैं और पढ़ाई में पिछड़ते चले जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम माँ बाप के अंदर भी अच्छी आदतों का निर्माण करें और अच्छी आदतों के निर्माण के लिए प्रचार प्रसार करें, फिल्म प्रदर्शन कराएं। इसके अलावा बालकों के प्रति माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। वो समझें कि बालक के लिए शिक्षा का क्या महत्व है और वो शिक्षा ग्रहण करके किस तरीके से समाज के लिए और स्वयं अपने लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप का संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद की जाए। विद्यालयों में नियमित उपस्थिति का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो इस बात का ध्यान रखें कि कौन बालक नियमित रूप से आ रहा है, कौन बालक नियमित रूप से उपस्थित नहीं है। इसका निरीक्षण करा जाए, इसके कारणों का पता करा जाए और उन कारणों का निवारण किया जाए। पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों और विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ पाते और पिछड़ते चले जाते हैं। तो ज़रूरी है कि उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार। और हमें जो है ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो पिछड़े बालकों की योग्यता के अनुकूल हो। साथ में हमें शैक्षिक निर्देशन का भी प्रबंध करना चाहिए, ताकि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हैं उन्हें जो है विषय चयन में मदद की जा सके, उनके भविष्य के निर्माण में उन्हें सही मार्ग दिखाया जा सके। कुपुस्वामी कहते हैं कि उपचार के उपाय चाहे जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य प्रत्येक बालक की परिस्थितियों और जन्मजात योग्यताओं द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को ध्यान में रखकर उसको अपनी स्थिति की मांगों से पर्याप्त समायोजन करने में सहायता देना होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा उपचार चाहे कुछ भी हो, हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बालक की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उसकी जन्मजात योग्यताएं के द्वारा जो उसकी सीमा निर्धारित हुई हुई है, उन सीमाओं को ध्यान में रखकर उसे जो है अपनी स्थिति को सुधारने में और एडजस्टमेंट करने में हमें सहायता देने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पिछड़े बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। स्टोन्स ने कहा है कि आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान ये सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। मतलब जितने भी अनुसंधान हुए हैं आधुनिक काल में, उनसे ये सिद्ध हो चुका है कि अगर हम पिछड़े बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, उन्हें अलग से सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। अब हम उन उपायों की बात करेंगे जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कराई जा सकती है। उनके लिए
क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। बहुत से शिक्षाविदों का यह मानना है कि पिछड़े बालकों के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय होने चाहिए, जहां पर पिछड़े बालकों के लिए अलग से व्यवस्थाएं हों। प्रोफेसर उदय शंकर कहते हैं, यदि पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाएगी तो वह पिछड़ जाएंगे, फलस्वरूप वे अपने स्वयं के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़े हुए हो जाएंगे। विशिष्ट विद्यालयों में उनकी अपनी कमियों को कम ज्ञान होगा, उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि वो कितने पिछड़े हुए हैं, और वे अपने समान बालकों के समूह में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। और इन विद्यालयों में वो उनकी जो प्रतिद्वंद्विता होगी वो कम होगी, क्योंकि उनके समान ही सारे बच्चे होंगे, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। इसलिए हमें जो है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करने की ज़रूरत है, चाहे वो रेजिडेंशियल विद्यालय हों, चाहे डे स्कॉलर्स वाले हों, लेकिन विशिष्ट प्रकार के विद्यालय हों जहाँ पर पिछड़े बालकों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके और उनके पिछड़ेपन के जो कारण हैं उन्हें जो है समाप्त किया जा सके, उनका उपचार किया जा सके। और उन्होंने इंग्लैंड में जो इस प्रकार के विद्यालय हैं उसमें कहा गया है कि 100 से ज़्यादा बालक नहीं होने चाहिए, छात्र नहीं रखे जाते हैं वहाँ पर। इसके अलावा विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना की बात की जाती है। अगर हम विशिष्ट स्कूल की स्थापना नहीं कर सकते तो कम से कम हमें विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना तो आवश्यक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य बालकों के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकते और उनके साथ रहेंगे तो वो लगातार पिछड़ते चले जाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना कर दें। और इसमें 3 सुझाव स्टोन्स ने दिए हैं कि ऐसे छात्रों की जो संख्या होनी चाहिए वो 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसी कक्षाओं में, और इसमें भिन्न भिन्न विषयों कक्षाएं जो हैं भिन्न भिन्न विषयों की होनी चाहिए, और उन विषयों में पिछड़े हुए विद्यालयों के जो सब छात्र हैं उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। हर सब्जेक्ट की पिछड़े हुए बालकों के हिसाब से अलग अलग कक्षाएं लगनी चाहिए, और उस विद्यालय में उस सब्जेक्ट के जितने भी पिछड़े बालक हैं उसकी शिक्षा वहाँ पे दी जाए। इसके अलावा जिन विद्यालयों में इस प्रकार की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है उनमें 1 या 2 कक्षाओं को चलाने की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। और इन कक्षा में इस कक्षा या इन 2 कक्षाओं में विद्यालयों के सब पिछड़े हुए छात्रों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। हमें जो है इंडिविजुअल एजुकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और उसे जो है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हमें ध्यान देकर शिक्षा देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा विशिष्ट विद्यालयों का संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। कुपुस्वामी कहते हैं कि पिछड़े हुए बालकों के विशिष्ट विद्यालयों का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि उनमें विभिन्न प्रकार की अधिकतम छात्र क्रियाएं, बालकों को पर्याप्त पर नियंत्रित स्वतंत्रता, स्वतंत्र अनुशासन और प्रत्येक बालक की प्रगति का पूर्ण अभिलेख विकसित हो सके। मतलब ऐसे विद्यालय संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ पर विशिष्ट प्रकार के जो बालक हैं उन्हें शिक्षा दी जाए, पिछड़े बालकों को शिक्षा दी जाए, और यहाँ पर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें छात्र ज़्यादा क्रियाएं कर सकें और स्वतंत्रता, उन्हें नियंत्रित स्वतंत्रता मिल सके, स्वतंत्र अनुशासन उनके अंदर आ सके और प्रत्येक बालक को अपने अनुसार प्रगति करने का अवसर मिल सके। इसके अलावा अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर ये हमें स्पष्ट हो चुका है कि जो सामान्य अध्यापक हैं वो पिछड़े बालकों को नहीं पढ़ा सकते, वो उनकी आवश्यकताओं को नहीं जानते, और अगर कोई अध्यापक जो है सिर्फ साहित्यिक रुचि वाला है तो वो पिछड़े बालकों को नहीं पढ़ा सकता। इसके बारे में भट्ट ने लिखा है कि पिछड़े बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला मनुष्य होने के बजाय व्यवहारिक मनुष्य होता है। उसकी रुचियां पुस्तकीय होने के बजाय मूर्त होती हैं और उसमें शारीरिक कार्य करने की योग्यता होती है, क्योंकि जो
पिछड़े बालक हैं वो अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाते, इसलिए इनके जो अध्यापक होने चाहिए वो भी ऐसे हों जिन्हें अमूर्त चीज़ों की बजाय मूर्त तथ्यों में या बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, व्यवहारिक वो मनुष्य हो, साहित्यिक मनुष्य ना हो, साहित्यिक चीज़ों में ज्ञान अध्ययन रुचि लेने वाले ना हो, बनिस्बत शारीरिक क्रियाओं में, शारीरिक कार्यों में उनकी योग्यता ज़्यादा हो, ताकि अपने जो छात्र हैं उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को सिखा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कुशल बना सकें। इसके अलावा छोटे समूह में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि पिछड़े बालक को व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो उन्हें जो है व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे और वे और पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए स्टोन्स महोदय ने सुझाव दिए हैं कि क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे ना हों, और अगर किसी क्लास में शारीरिक दोष वाले बच्चे हैं तो उनकी संख्या 20 से भी कम कर दें और प्रत्येक कक्षा में एक ही अध्यापक रखा जाए। इसके अलावा विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण हो, क्योंकि सामान्य जो पाठ्यक्रम है उससे उनका लाभ नहीं हो पाता, उनकी जो रुचियां हैं उनके अनुसार नहीं होता, इसलिए वो उनके लिए ज़्यादा कठिन होता चला जाता है, बोझिल होता चला जाता है। विशेष जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कम बोझिल हो, कम विस्तृत हो, और ऐसे जो बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हो, उनके जीवन से संबंधित हो, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला हो। इसी के बारे में कुपुस्वामी लिखते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े बालकों को विद्वान बनाने के बजाय जीवन के लिए तैयार करे, उनको बुद्धिमान नागरिक और कुशल कार्यकर्ता बनाए। उन्हें विद्वान न बनाए, बुद्धिमान नागरिक और कुशल कार्यकर्ता बनाए। ऐसा हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा अध्ययन के जो विषय होने चाहिए उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो पिछड़े बालक हैं उन्हें हम आमूर्त चिंतन नहीं करा सकते, उनके अंदर आमूर्त चिंतन करने की योग्यता ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनके जो विषय होते हैं वो भी आमूर्त वाले ना हो, अमूर्त चिंतन वाले ना हो, उसे बढ़ावा देने वाले ना हो, सिद्धांत और नियमों की बात उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना की जाए। ऐसे हों जो मूर्त तथ्यों के बारे में बात करें, मूर्त चिंतन के बारे में बात करें। स्किनर और हैरीमैन ने कहा है पिछड़े बालकों के अध्ययन के विषय का संबंध उनके सामाजिक वातावरण से होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक में सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना है, उन्हें समाज के अनुकूल बनाना, सामाजिक पर्यावरण में अपने जीवन को वो आसानी से जी सकें ऐसा उन्हें बनाना है, और इसके लिए उनका जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसी प्रकार के होने चाहिए। इसके अलावा हस्तशिल्पों की शिक्षा, पिछड़े बालकों में तर्क चिंतन की शक्तियों का अभाव होता है और इसलिए उन्हें मूर्त विषयों में के रूप में हस्तशिल्पों की शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। और इसके लिए हम कताई, बुनाई, जल्दसाजी, टोकरी बनाना, बेंत, धातु, लकड़ी, चमड़े का काम सिखा सकते हैं। बालिकाओं को जो है बुनना, काटना, सिलाई करना, भोजन बनाना, गृह विज्ञान से संबंधित कार्य करा सकते हैं। ऐसे कार्य जिन्हें वो हाथ से कर सकें, आसानी से अपने जीवन को जी सकें, जीवन के लिए उपयोगी हों, ऐसे कार्य उन्हें कराए जाने चाहिए और ऐसे ही विषयों का उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में उनकी रुचि और क्षमताओं को विकास कर दिया जाएगा तो वो एक कुशल नागरिक और एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। और इसके लिए हमें संगीत, नृत्य, ड्राइंग, अभिनय की शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। नैतिक गुणों का विकास करने के लिए हम उन्हें वीर पुरुषों की, महापुरुषों की, महिलाओं की कहानी सुना सकते हैं और नाटक वगैरह में प्रतिभाग करा सकते हैं। इससे जो है उनके अंदर सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होगा और वो अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की करते चले जाएंगे। विशेष शिक्षण विधियों की भी आवश्यकता होती है। हम जो है सामान्य या परंपरागत विधियों के द्वारा जो पिछड़े बालकों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये ऐसी
जो शिक्षण विधियां होती हैं वो इन बालकों के ऊपर कम प्रभावशाली होती हैं। इनके लिए चाहिए कि हम ऐसी विधियों का उपयोग करें जिनमें विशेष ध्यान दिया जाए। सरल और रोचक शिक्षण विधियों का उपयोग हमें करना चाहिए। शिक्षण की जो गति होनी चाहिए वो धीमी होनी चाहिए और बालकों को जो भी सिखाया जाए वो दैनिक जीवन से और मूर्त वस्तुओं से संबंध कर करके जोड़ के हमें सिखाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण के विभिन्न उपकरणों का जो है उपयोग करना चाहिए। जितना भी ज़्यादा हम शिक्षण उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं उन्हें हमें उपयोग करना चाहिए और कम से कम मौखिक शिक्षण होना चाहिए, प्रयोगात्मक ज़्यादा होना चाहिए। पढ़ाए गए विषयों की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए क्योंकि एक बार में उन्हें कम समझ में आता है, तो हम बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो वो ज़्यादा ज्ञान सीख पाएंगे और अर्जित ज्ञान को जो है प्रयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया वो अपने जीवन में उसे उपयोग कर सकें, उन्हें प्रयोग करने के अवसर मिलने चाहिए। इसके अलावा योजना पद्धति के आधार पर कार्य कराना चाहिए। साथ ही साथ भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि स्थानों का उन्हें भ्रमण कराना चाहिए। स्टोन्स ने इनके बारे में कहा है, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि एक बार में अधिक ना पढ़ा दिया जाए, इतना ज़्यादा ना पढ़ा दिया जाए कि बच्चे के समझ से बाहर हो जाए, उसकी क्षमता से बाहर हो जाए। अगर हम इन तथ्यों का ध्यान रखेंगे तो पिछड़े बालकों को हम जो है शिक्षित करने में कामयाब हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।